चलो बेटा, अब हमने टेस्टिस का टॉपिक तो पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओवरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओवरी। ओवरी, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस ओवरी के टॉपिक में क्या करेंगे आपको पता है? हम सबसे पहले जितनी भी चीजें ओवरी के बारे में अभी तक सीख ली हैं, जो बहुत सिंपल है, आपको याद हो गई, उसको जॉट डाउन करेंगे ताकि आपकी कॉपी में हर चीज होनी चाहिए। साल के एंड पे आप जब भूलने लगोगे, इसको रिवाइज करोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाना चाहिए। सबसे पहले आप मुझे क्या बता दोगे कि मैम सिंपल सी बात है, ओवरी आपने हमें पहले बताया था क्या होता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो हम इसी को लिख लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कितना पेयर है तो तुम मुझे तुरंत बता दोगे मैम एक पेयर है। और नंबर में पूछा जाए तो क्या बता दोगे? 2 इन नंबर, 2 इन नंबर। अब तुम बोलोगे मैम इतनी सिंपल सिंपल चीजें क्यों लिख रहे हैं? बेटा क्योंकि आप लिखोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हमें क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये भी ध्यान देना है कहाँ पे पेयर लिखा है, कहाँ पे पेयर्स लिखा है, कहाँ पे नंबर लिखा है, और उससे हम छुपी हुई गलतियों से बच सकते हैं। जो हमसे अननेसेसरीली बेध्यानी में गलतियां हो जाती हैं उससे बच सकते हैं, ठीक है। तो ओवरी क्या होता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात तुमको ऑलरेडी क्या पता है? ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बताओ जरा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते क्यों है? क्योंकि यहाँ दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। मतलब ओवरी को फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि ओवरी में दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला होता है oogenesis, oogenesis यानी एग की फॉर्मेशन, फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन। और दूसरा काम होता है बेटा सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी कहां से रिलीज होते हैं? ओवरी से रिलीज होते हैं। अब देखो, फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहां से रिलीज हो रहे हैं? ओवरी से। यानी कि बेटा ओवरी ने एंडोक्राइन काम किया कि नहीं किया? हमेशा से तुम जानते हो एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं? जो हार्मोन सिक्रीट करता है। तो अगर ओवरी हार्मोन सिक्रीट कर रही है जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, जो फीमेल को सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल होने के देते हैं, अगर वो हार्मोन्स ओवरी से आ रहे हैं तो ओवरी कैसा काम कर रही है? एंडोक्राइन। बट देखो ओवरी एग की फॉर्मेशन भी तो कर रही है, एग यानी कि ओवम भी तो रिलीज कर रही है। और ये एग या ओवम क्या होता है बेटा? फीमेल का गैमीट होता है, जिससे मेल के गैमीट के फ्यूजन होने पर जाइगोट बनता है, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होती है। तो ये जो एग या ओवम बन रहा है ये हार्मोन तो नहीं है। This is not hormone. This is a cell which is formed inside the ovary. अगर हार्मोन के अलावा कोई भी चीज बनती है तो हम उसको कैसा फंक्शन बोलते हैं? एक्सोक्राइन फंक्शन बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो फंक्शन है ये कैसा है बेटा? एक्सोक्राइन फंक्शन। यानी कि अगेन यू कैन सी दैट ओवरी इज एक्टिंग एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से वो एग रिलीज कर रही है, मतलब डक्ट्स के थ्रू रिलीज कर रही है। बट एंडोक्राइन फंक्शन करते वक्त ओवरी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो एंडोक्राइन काम कर रहा है, मतलब हार्मोन्स को सीधे कहां रिलीज कर रहा है बेटा? सीधे कहां रिलीज होते हैं हार्मोन्स? ब्लड में रिलीज होते हैं। तो सीधे कहां रिलीज कर रहा है? ब्लड में रिलीज कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सेफली से दैट ओवरी इज मिक्स्ड ग्लैंड। ओवरी कैसा ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड। और वी कैन से इट एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या कह सकते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। फटाफट से मैम को दो नाम और याद दिला दो तुम। और हमने क्या नाम किया था इसका? कंपाउंड ग्लैंड बोला था। कंपाउंड ग्लैंड को और क्या कह सकते हो? कंपोजिट ग्लैंड कह सकते हो। और लिखने में कोई आलस नहीं होनी चाहिए कि मैम ये तो टेस्टिस में लिख लिया, दोबारा ओवरी में क्यों लिखे? मैं भी तो लिख रही हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं आलस कर रही हूँ? मैंने बोला पीछे से देख के लिख लेना। बेटा लिखने से फायदा होता है, हर चीज हर जगह पे जॉट डाउन होनी चाहिए, एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। जितना कंटेंट आपके पास रहेगा बार बार रिवाइज करोगे, बार बार लिखोगे, अच्छे से क्लास में याद हो जाएगा। तो ये सब आपको याद हो जाना चाहिए क्लास में ही, चाहे आपको पहले से आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ओवरी कैसा ग्लैंड है? मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन या कंपाउंड या कंपोजिट ग्लैंड है। चलो अब हम बात करते हैं कि ठीक है ओवरी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ओहो हाँ, ओवरी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि इसमें oogenesis होता है और इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं फीमेल के सेक्स हार्मोन्स हैं कौन कौन से। व्हाट आर द फीमेल सेक्स हार्मोन्स? पहला पढ़ना होता है बेटा एस्ट्रोजन, और दूसरा पढ़ना होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब मैं तुमको एक बात याद दिलाती हूँ, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि सारे के सारे सिस्टम के पार्ट्स को प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर दो।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा जितनी चीजें होती हैं इनको सेकेंडरी में रख दो, जिसमें बेटा डक्ट्स आती हैं, जिसमें ग्लैंड्स आते हैं, जिसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी आता है। सेम काम फीमेल में भी होगा। देखो जैसे मेल्स में किया था ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में डक्ट्स के नाम लिखे, फिर ग्लैंड्स के नाम लिखे और कॉपुलेटरी ऑर्गन का नाम लिखा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। दिस कॉपुलेटरी ऑर्गन इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कॉपुलेटरी ऑर्गन को ही आप मेल्स का कह सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। वैसे ही बेटा सेम फीमेल्स में भी होता है, सेम फीमेल्स में करेंगे। देखो फीमेल्स में क्या करना है, सेम क्लासिफिकेशन चलेगी अपनी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले तुम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही कहते हैं गोनड्स, ठीक है, गोनड्स। और फीमेल के केस में ये क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज। डन। ओवरीज के बारे में तुमने पढ़ लिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल का गोनेड है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो प्राइमरी काम करते हैं, oogenesis एंड रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। और बाकी सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स किधर चले जाएंगे बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को ही आप और क्या कह सकते हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। एसेसरी मतलब हेल्पिंग, हेल्पिंग यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब फीमेल में भी इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा बेटा इसके अंदर एसेसरी डक्ट्स। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी डक्ट्स होती हैं, उनको हम एसेसरी डक्ट्स कहते हैं, जो सेकेंडरी एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट नाम लिख रहे हैं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे हमने नाम सीखे नहीं, ऑल्दो आपने ये सारे नाम, ज्यादातर नाम टिश्यूज चैप्टर में सुने हुए हैं और टाइम पे अलग अलग चैप्टर्स में सुनते रहते हैं, उसको जॉट डाउन कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल फिर करनी ही हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा तुमने फैलोपियन ट्यूब का नाम सुना है, मैंने तुमको ये टिश्यू में पढ़ाया था कि फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम पाई जाती है, और फैलोपियन ट्यूब्स को ही क्या कहते हैं, ओविडक्ट्स कहते हैं। ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, दो पाया जाता है। फिर बेटा यूट्रस, यूट्रस जानते हैं सब लोग, हम 9 मंथ्स तक अपनी मदर के वूम्ब में थे यानी यूट्रस में थे। यूट्रस कह लो या बेटा वूम्ब कह लो, या इसी का नाम होता है हिस्टरा। ये भी किस में आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आता है। एंड देन द कॉपुलेटरी कैनाल ऑफ फीमेल्स इज वजाइना। वजाइना इज द कॉपुलेटरी कैनाल ऑफ फीमेल्स, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल करेंगे इन सब के बारे में। अब आते हैं एसेसरी डक्ट्स हो गए, फिर एसेसरी ग्लैंड्स हो गए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनका नाम हम बाद में करेंगे। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इनके बारे में भी डिटेल हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में करेंगे, ठीक है। तो फीमेल्स में भी सेम वैसा ही क्लासिफिकेशन बनता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर डक्ट्स आती हैं, ग्लैंड्स आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। एकदम वैसे ही बेटा जैसे हमने मेल्स में किया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी के अंदर क्या आता है, डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सेम वैसे ही फीमेल में भी क्लासिफिकेशन हमको करना होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, ओवरीज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर सीखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ताकि हमको बहुत अच्छे से हार्मोनल रेगुलेशन समझ में आए। और ट्रस्ट मी कंप्लीटली ये आपको पूरा हेल्प करने वाला है क्लास 12th में। फीमेल्स का हार्मोनल रेगुलेशन जब हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में समझना होगा, हार्मोन्स पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, उन सब में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे क्योंकि इस चैप्टर में एंडोक्राइन में इसका बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। So what we are going to do, we are going to make a transfer section, cross section of ovary। अब हम ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। दो ओवरीज होते हैं, हम एक को ऐसे कट कर लेते हैं तो हमको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज ओवरी, ओवल शेप की होती है, और थोड़ा सुंदर ओवल शेप बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओवल शेप की ओवरी होती है, इसको हमने कट कर लिया।
ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या करो, ओवरी के पूरे इस टिश्यू को, पूरे इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक जो बाहर साइड पे, एक जो अंदर साइड पे। हमेशा ध्यान रखो, हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि बाहर, किसी भी बाहर के रीजन को, पेरिफेरल रीजन को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और बेटा ओवरी का कॉर्टेक्स है, इसीलिए इसको ओवारियन कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमेशा हमने पढ़ा है कि जो भी अंदर का रीजन होता है, दिस रीजन, बहुत डार्क कलर हो गया, एक मिनट, ये जो अंदर का रीजन है ना बेटा, इसको हम क्या कह सकते हैं, ओवरियन मेडुला। ये हो गया बेटा मेडुला। तो किसी भी चीज के बाहर के रीजन को, पेरिफेरल रीजन को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और किसी भी चीज के इंटरनल विसरल रीजन को हम क्या कहते हैं, मेडुला, ठीक है। ये हो गया मेडुला, बाहर हो गया कॉर्टेक्स। अब देखो, जो ओवरी का कॉर्टेक्स होता है ना, इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब तुमने बोला कि ओवरी के अंदर एग की फॉर्मेशन होती है, मतलब oogenesis होता है। तो लेट्स से हमने एग बना ली बेटा, ये एग ग्रो करती रहती है, एग ग्रो करती रहती है, ठीक है। एग में डिवीजन हो रहा है, ग्रो करे, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल करेंगे oogenesis जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सीखेंगे। बेटा ये जो एग होती है ना, ये एक फूल के अंदर होती है, इसके बाहर ना कुछ ऐसे सेल्स होती हैं, ये कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसके बाहर। और जैसे जैसे एग बढ़ती जाती है ना, इस फूल का साइज भी इंक्रीज करते जाता है। बाहर जो फूल का साइज है ना, ये भी इंक्रीज करते जाता है, मतलब एग भी ग्रो कर रही है और ये फ्लावर भी ग्रो कर रहा है। इसी फ्लावर को अपन कहते हैं फॉलिकल। तो एक तरह से एग भी ग्रो कर रही है और ये फॉलिकल भी ग्रो कर रहा है, पूरा का पूरा फॉलिकल भी ग्रो कर रहा है। बीच में एक स्टेज आती है जिसमें हमको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी दिखने लग जाती है, बाद में आपको पढ़ाऊंगी, इसको एंट्रम कहते हैं, ठीक है। और ऐसे फाइनली ये फ्लावर की एक फाइनल स्टेज आ जाती है, एक फाइनल स्टेज आ जाती है। ये लेट्स से, अभी तो हम इसको डिटेल में नहीं बना रहे हैं, अभी तो हम एक जनरल डायग्राम बना रहे हैं कि ठीक है ऐसा कुछ होता है ओवरी के अंदर। इसका डिटेल हम करेंगे oogenesis में, क्लास 12th में जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एक जनरल बता रही हूँ। लेट्स से इस को हमने प्राइमरी फॉलिकल कहा, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बन जाती है, और फिर बेटा ये मैच्योर फॉलिकल है, एकदम पूरी तरह मैच्योर हो चुकी है। पूरी मैच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन या फिर मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, आइदर ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। अब तुम ये बताओ, ये फॉलिकल्स को क्यों नहीं कह सकते हम ओवरियन फॉलिकल्स? इनका नाम रख सकते हैं बेटा ओवरियन फॉलिकल्स, क्योंकि ओवरी की फॉलिकल्स हैं। इस फूल को क्या कह रहे हैं, फॉलिकल कह रहे हैं। इन्हीं फॉलिकल के अंदर एग होता है, इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर एग प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये फॉलिकल बेटा कहाँ दिख रही है तुमको, कॉर्टेक्स में या मेडुला में दिख रही है? कॉर्टेक्स में दिख रही है, तो कॉर्टेक्स के अंदर ओवरियन फॉलिकल्स होती हैं। अब याद करो, तुमने कुछ ऐसा पढ़ा था टिश्यूज में कि ओवरी और टेस्टिस दोनों की लाइनिंग में जर्मिनल एपिथेलियम यानी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। तो बेटा ओवरी की लाइनिंग में भी तो बनाओगे, ये रही ओवरी की लाइनिंग, यहाँ पर बनाओ, ऑलमोस्ट राउंड राउंड सेल्स होती हैं ये। ओवरी की लाइनिंग में लगाएंगे हम क्या, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि हम इसके एजेस को अगर सॉफ्ट कर दें तो ये ऑलमोस्ट राउंड सेल्स लगेंगी, इसीलिए इनको लार्ज राउंड सेल्स भी कहते हैं, और ओवरी की लाइनिंग में ये प्रेजेंट होती हैं। ओवरी में और टेस्टिस में इसका नाम हम रखते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। नाम तो जर्मिनल एपिथेलियम हमने क्यों रखा था बताओ? क्योंकि ये जर्मिनल एपिथेलियम से जर्म सेल बनने वाली थी, यानी इस जर्मिनल एपिथेलियम से ये एग बनने वाला है। पर फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, मेल्स में जरूर ऐसा होता है। याद करो, मैं फिर से डायग्राम दिखा रही हूं तुमको, ये देखो, मेल्स में तुमने किया था, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम जो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, यही बेटा मियोसिस करके जर्म सेल यानी गैमीट बनाती है, यानी स्पर्म बनाती है। फीमेल में क्या होता है, हम इसको कहते तो जरूर है जर्मिनल एपिथेलियम, नाम इसका क्या रखोगे, जर्मिनल
एपिथीलियम। बेटा जर्मिनल एपिथीलियम एक्चुअल में कौन सी एपिथीलियम होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। और इनको हम और क्या कह सकते हैं? अब तो याद हो गया होगा बेटा आप लोगों को, लार्ज राउंड सेल्स, लार्ज राउंड सेल्स कह सकते हैं। बेटा जर्मिनल एपिथीलियम कहते जरूर हैं, पर इस जर्मिनल एपिथीलियम से फीमेल का गैमीट यानी एग या ओवम नहीं बनने वाला है। इसमें कोई मियोसिस नहीं होने वाला है जिससे एग या ओवम बनेगा। बस वो तो जर्मिनल एपिथीलियम नाम जरूर इसलिए रखा है क्योंकि इससे जर्म सेल बनती है, गैमीट बनता है, बट नाम चला आया, फीमेल में ऐसा नहीं होता, ये आपको याद रखना है। तो तुम बोलोगे मैम फीमेल में ये सेल कहाँ से आई जो कि एग बना रही है? ये अंदर एग प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है, ये कहाँ से आए ये हम बाद में सीखेंगे। ये मदर की मतलब जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो एक योक सैक होती है, उससे कुछ सेल्स टूट के आ जाती है ओवरी के अंदर, पर ये डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट स्टोरी है जो कि हम पूरी की पूरी सीखेंगे जब हम यूजेनेसिस सीखेंगे, उस टाइम पर हम इसको करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि एक ओवरी का क्रॉस सेक्शन है, दिस इज टीएस ऑफ ओवरी, ये एक ओवरी का क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि ओवरी के बाहर एक लाइनिंग है जिसको जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं, बट उससे जर्म सेल नहीं बनती। फिर ओवरी के अंदर रीजन है कॉर्टेक्स और मेडुला। ओवरी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में रखे हैं कुछ फॉलिकल्स जिनके अंदर एग जनरेट हो रहा है, एग अपना डेवलपमेंट कर रहा है, इनको कहते हैं ओवरियन फॉलिकल्स। तो ओवरियन फॉलिकल्स डायरेक्ट क्वेश्चन कहां पर है बेटा? कॉर्टेक्स में है, ओवरी के कॉर्टेक्स में। ओवरी के मेडुला में क्या है? ओवरी के मेडुला में बेटा कुछ ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, सिमिलरली कुछ लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, सारी सप्लाईज जैसे कि नर्व्स प्रेजेंट हैं, और हर जगह पे चीजों को बांध के कौन रखता है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये सारा कुछ मेडुला में है। मेडुला में फॉलिकल्स नहीं है, फॉलिकल्स बाहर कॉर्टेक्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, इसके अंदर एग बन रहा है, एग का oogenesis हो रहा है, और फाइनली जब ये ग्राफियन फॉलिकल पूरा मैच्योर हो चुका है तो कुछ हार्मोन्स के इफेक्ट में, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, ये पूरा बेटा रप्चर कर जाता है, ये रप्चर कर जाता है, और फटने के बाद इसके क्या होता है? ये जो अंदर एग था ना, ये एग ये बाहर रिलीज हो जाता है, ये एग बाहर रिलीज हो जाता है। और ये भी हम बाद में अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, इसका डिटेल डायग्राम बनाएंगे हर फॉलिकल का, तब मैं आपको बताऊंगी। ये बड़ा सुंदर सा एग होता है जो कि बाहर रिलीज हो जाता है, इसमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ सेल्स होती हैं। अभी जस्ट हम इतना सीख रहे हैं कि अच्छा फॉलिकल्स होते हैं, और बाहर ये क्या रिलीज हो गया बेटा? ओवम या एग, ठीक है। और यही जाएगा अब फैलोपियन ट्यूब में, और वहां पे स्पर्म के साथ इसकी अगर मीटिंग होती है तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब पीछे ये जो स्ट्रक्चर है ना, पीछे ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम। दिस स्ट्रक्चर येलो कलर का ही होता भी है ये, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ग्राफियन फॉलिकल तो फट गया, और ग्राफियन फॉलिकल के फटने को आपको पता है क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, ये इसके रप्चर करके एग को रिलीज करने के प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं बेटा? ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन इज द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज द एग और ओवम। ग्राफियन फॉलिकल के फटके एग या ओवम को रिलीज करने को ही क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे या टॉप पर कहीं लिख देती हूँ, दिस इज टीएस ऑफ ओवरी, ये ओवरी का टीएस है, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन और द क्रॉस सेक्शन ऐसे कट कर दिया है। कॉर्टेक्स बनाया, मेडुला बनाया, कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स बनाई, फॉलिकल्स का रप्चर होने के बाद एग रिलीज हो गया, उस रिलीज के प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल का जो भी कचरा बच गया है, रेमनेंट बच गया है, वो क्या बना लेता है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है, ठीक है। ये तो हमने अभी जनरली स्ट्रक्चर किया। एक और वर्ड जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा वो क्या है? ये जो फॉलिकल्स के बीच बीच की जगह है ना, ये जो फॉलिकल्स के बीच बीच की जगह है उसमें ऑफ कोर्स कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होगा, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा वर्ड मतलब किसी भी जगह पर जो भी हम टिश्यूज भर देते हैं, खाली जगह तो नहीं रहेगी, तो उसको स्ट्रोमा कहते हैं, और या फिर स्ट्रोमल
टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, दिस इज स्ट्रोमा और स्ट्रोमल टिश्यू। ये अभी मैंने आपको बताया है क्या? टीएस ऑफ ओवरी। ठीक है, अब देखो हार्मोन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हार्मोन्स की। देखो बेटा, ये जो फॉलिकल है ना, इसमें दो चीजें हैं। ये अंदर तो बेटा एग प्रेजेंट है, ठीक है, एग ग्रो कर रहा है, और इसमें ये जो बाहर है ना, ये फॉलिक्यूलर सेल्स कहलाती हैं। फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है, और इन दोनों को मिला के एग प्लस फॉलिक्यूलर सेल इज कॉल्ड ओवरियन फॉलिकल। ओवरियन फॉलिकल के अंदर एग भी है और कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स भी है। ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती है ना, ये फॉलिक्यूलर सेल्स एस्ट्रोजन रिलीज करती है। ठीक है, तो बेटा देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स ज़्यादा होती जाएंगी, एस्ट्रोजन भी तो ज़्यादा होता जाएगा कि नहीं, और फॉलिक्यूलर सेल्स और ज़्यादा एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है हार्मोन। और यहाँ से सोचो कितना एस्ट्रोजन निकलेगा, फॉलिकल इतनी बड़ी हो चुकी है तो बहुत सारा एस्ट्रोजन आने लग जाता है ऐसे। ठीक है, तो जैसे जैसे फॉलिकल बड़ी होती है वैसे वैसे नंबर ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स ज़्यादा होती हैं और एस्ट्रोजन बढ़ने लग जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ से आता है बेटा? फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? गोनेट से आते हैं, यानी ओवरी से आते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन्स के अंदर दो हार्मोन पड़े, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन कहाँ से आता है? ओवरी से आता है। ओवरी में कहाँ से आता है? कॉर्टेक्स रीजन में जो फॉलिकल्स हैं, कॉर्टेक्स रीजन में जो फॉलिकल्स हैं उनकी फॉलिक्यूलर सेल्स से आता है। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग लिखते हैं बेटा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, सबसे पहले तो तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा, एस्ट्रोजन आता कहाँ से है? एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी, फीमेल सेक्स हार्मोन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फीमेल गोनाड। ओवरी के कौन से पार्ट से बेटा? कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स में ऐसा क्या है? ओवरियन फॉलिकल से, और फॉलिकल में तो दो पार्ट हैं, एग प्लस फॉलिक्यूलर सेल। कहाँ से आता है बेटा? फॉलिक्यूलर सेल्स से। कहाँ से आता है? फॉलिक्यूलर सेल्स से एस्ट्रोजन आता है। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स सेकेंडरी, फर्स्ट प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी और टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल बनती है, जो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है वो इंक्रीज करते जाता है, और एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और फिर एस्ट्रोजन बेटा बिल्कुल पीक पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगी। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या कर गई? रप्चर कर गई। रप्चर करने से क्या हुआ? एक तो एग रिलीज हो गया या ओवम रिलीज हो गया, और पीछे का जो रेमनेंट था, जो भी मटेरियल बचा था, वो क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन गया बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। तो बेटा जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल के फटते ही एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन आ कहाँ से रहा था? फॉलिक्यूलर सेल्स से, और फॉलिक्यूलर सेल्स ही चली गई, ग्राफियन फॉलिकल फट गई और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन बढ़ रहा था, अब जैसे ग्राफियन फॉलिकल फटेगी वो गिर जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। इसके रप्चर होके एग रिलीज करने को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, चलो ये सब तो पीछे हमने लिख ही लिया है, दोबारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी हमने बाकी आगे का टॉपिक है। ठीक है, अब बेटा जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना, अब अगले साइकिल के अगले फेज में क्या हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम दोनों हार्मोन निकालता है, एस्ट्रोजन भी निकालता है एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन का भी रिलीज करता है। तो देखो अभी तक तो प्रोजेस्टेरॉन का नामो निशान ही नहीं था, अब प्रोजेस्टेरॉन पहली बार आया है, पर एस्ट्रोजन दूसरी बार आया है। एस्ट्रोजन आया, बढ़ा, चला गया और वापस से आया है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन दो बार देखने को मिलता है। अब तुम बोलोगे कि क्या मैम ये ओवरी से आता है कि कहीं और से आता है? देखो कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ है? ओवरी में ही तो है, और कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या निकाल रहा है? एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरॉन भी। तो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम से अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आ रहे हैं, तो ओवरी से ही तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आ रहे हैं। तो पूरे
पूरे इस साइकिल में यहां से लेकर यहां तक रप्चर हो जाने में, एग के रिलीज हो जाने में, ओव्यूलेशन हो जाने में एस्ट्रोजन 2 बार आया। एक बार तो फॉलिकल से आया, फॉलिकुलर सेल से, और दूसरी बार किससे आया? कॉर्पस ल्यूटियम से। प्रोजेस्टेरॉन बस एक बार आया, किससे? कॉर्पस ल्यूटियम से। पर ये दोनों ही हार्मोन ओवरी से ही तो आ रहे हैं, फॉलिकल्स भी ओवरी के अंदर है और कॉर्पस ल्यूटियम भी ओवरी के अंदर है, तो ये आ तो ओवरी से ही रहे हैं। बस एस्ट्रोजन एक बार फॉलिकुलर सेल से आया और दूसरी बार ओवरी से ही आया है, बट कॉर्पस ल्यूटियम से आया है। और प्रोजेस्टेरॉन एक बार ही आया है कॉर्पस ल्यूटियम से और ओवरी से ही आया है। तो ये दोनों ही सेक्स हार्मोन्स हैं तो ओवरी के ही हार्मोन्स। ओवरी को इसीलिए हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा है क्योंकि ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स का रिलीज करता है, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करता है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से ही आते हैं। एस्ट्रोजन 2 बार ही आता है, प्रोजेस्टेरॉन एक बार ही आता है। एस्ट्रोजन एक बार ही फॉलिकल से आता है, दूसरी बार ही कॉर्पस ल्यूटियम से आता है, और प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ एक बार ही कॉर्पस ल्यूटियम से आता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन हो गया कि एस्ट्रोजन कितनी बारी आया? 2 बारी। और ये दूसरा क्वेश्चन है कि कॉर्पस ल्यूटियम कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब सुनो आगे, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम दोनों हार्मोन सिक्रीट करता है उसमें से मेन इसका हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। मेनली क्या सिक्रीट करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो आप देखो सेफली क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन ओवरी से आता है। कहां से आता है? ओवरी से। एक बार तो ये ओवरी में आता है फॉलिकल्स से, इनकी फॉलिक्यूलर सेल्स से। ठीक है, और एक बार ये किससे आता है? ओवरी से, बट फॉलिकल्स से नहीं। किससे? कॉर्पस ल्यूटियम से। किससे आता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। पर बेटा अगर पूछा जाएगा मेनली किससे आता है, तो मेनली बेटा ये ओवरी के ओवरियन फॉलिकल्स के फॉलिक्यूलर सेल्स से आता है। एस्ट्रोजन का जो मेन सिक्रीशन होता है ना, वो किससे होता है? ओवरियन फॉलिकल्स से। ये एक क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरॉन तो एक ही बार आता है ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम से। प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और मेनली क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तुम ध्यान देना, एस्ट्रोजन 2 जगह से आता है, मेनली यहां से आता है। कॉर्पस ल्यूटियम दोनों हार्मोन निकालता है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। प्रोजेस्टेरॉन आता है एक ही बार ही है। ठीक है, तो आपको पूरी साइकिल में एस्ट्रोजन के 2 पीक्स मिलेंगे और प्रोजेस्टेरॉन का सिर्फ और सिर्फ 1 पीक मिलेगा। अब मान लो ये एस्ट्रोजन आ गया, बट कोई ना कोई तो ऊपर से रेगुलेशन चल रही होगी ना, हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से, GnRH, वो सब याद है ना अपने को। देखो वो कैसे काम करते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसी डायग्राम में उस चीज को सीख पाए। चलो देखो, सबसे पहले करते हैं ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से लगी होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, और ये है मान लो कि एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके थ्रू आता है? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। कौन सा पोर्टल सिस्टम है ये? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, क्योंकि हाइपोफाइसिस किसका नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये सब हम एंडोक्राइन के स्टार्टिंग लेक्चर्स में सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको याद होगा। और इसके कहने पे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी निकालता है LH और एंटीरियर पिट्यूटरी निकालता है FSH। याद आ गया? जैसे मेल्स में हुआ था सेम ये काम फीमेल्स में भी होता है। हाइपोथैलेमस निकालता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसके कहने पे एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी GnRH का सोर्स क्या है? हाइपोथैलेमस, और उसका टारगेट क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। उसके कहने पर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? गोनाडोट्रोपिन, जिसके अंदर 2 हार्मोन्स आते हैं, FSH और LH। ठीक है, FSH का नाम बताओ? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता चल रहा है ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है कि इसकी फॉर्मेशन अच्छे से होती रहे। यानी कि एफएसएच किसके ऊपर एक्ट करने वाला है? एफएसएच एक्ट करने वाला है बेटा इन फॉलिकल्स के ऊपर कि प्राइमरी वाला सेकेंडरी बन जाए, फिर सेकेंडरी के ऊपर कि सेकेंडरी वाला टर्शियरी बन जाए, फिर टर्शियरी के ऊपर कि टर्शियरी वाला ग्राफियन बन जाए। ऐसे फॉलिक्यूलोजेनेसिस को कौन स्टिमुलेट करेगा? एफएसएच। एफएसएच क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स फॉलिक्यूलोजेनेसिस, फॉलिकल का जेनेसिस स्टिमुलेट करता है। और बेटा फॉलिकल के अंदर क्या है? एग है, यानी एफएसएच स्टिमुलेट्स oogenesis। मेल में जैसे एफएसएच ने क्या किया था? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट किया था, वैसे फीमेल में oogenesis और फॉलिक्यूलोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, यानी कि एफएसएच का मेनली काम होता है गोनड के पास आना, गोनाडोट्रोपिन आएगा गोनड में, ओवरी के अंदर एंटर करेगा, पर उसका काम होता है गैमेटोजेनेसिस करना। मेल में एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट करता है, फीमेल में एफएसएच oogenesis और फॉलिक्यूलोजेनेसिस स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और एलएच मेल्स में जैसे मेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट कराता था, वैसे ही फीमेल्स में भी एलएच क्या करता है? एलएच एक्ट करता है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर। किसके ऊपर? कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर, जिसके कहने पर इसका डायग्राम, इसका एरो में ऐसे भी बना सकती हूँ कि कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर काम करता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। यानी कि रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स को ओवरी से किसने स्टिमुलेट कराया? किस गोनाडोट्रोपिन ने स्टिमुलेट कराया? एलएच ने। एलएच का नाम क्या था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सिंपल है, दो गोनाडोट्रोपिन्स आते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच गैमेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है और एलएच रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, और इसीलिए मेल्स में एफएसएच ने स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट किया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाके। ध्यान करो, ये देखो एफएसएच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आया था और स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट किया था, और एलएच ने क्या किया था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो इंटरस्टिशियल सेल थी, लेडिक सेल, उसको स्टिमुलेट किया था एंड्रोजन सिक्रीट करने के लिए। ठीक ऐसे फीमेल्स में भी ये दोनों गोनाडोट्रोपिन्स हैं, दोनों गोनड के अंदर आएंगे। एक गोनड के अंदर आके फॉलिकल के ऊपर एक्ट करेगा, फॉलिक्यूलोजेनेसिस oogenesis कराएगा, और एलएच वाला भी ओवरी के अंदर तो आएगा, गोनाडोट्रोपिन है गोनड के अंदर तो आएगा, पर ये कहाँ जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम के पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराएगा। यानी एलएच क्या करता है? एलएच स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ऑफ कोर्स ये हार्मोन्स कहां से रिलीज हो रहे हैं? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ये किसको स्टिमुलेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को, फॉर द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। तब जाके इसके कहने पे कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकालता है। ठीक है, और ये दोनों हार्मोन ओवरी से निकलेंगे, ये दोनों हार्मोन गोनाडोट्रोपिन है गोनड के अंदर आएंगे और ये काम करेंगे। ठीक है, लोकेशंस शुड बी वेरी क्लियर। एफएसएच ओवरी में आके फॉलिकल पे काम कर रहा है, एलएच ओवरी में आके कॉर्पस ल्यूटियम पे काम कर रहा है। जैसे कि वहां पर हमने क्या किया था, मेल्स में कंपेयर करते रहिए, कंपैरिजंस लिखने के लिए आते हैं आपको। एफएसएच टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर गया था, और एलएच टेस्टिस के अंदर बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर लेडिक सेल्स के पास गया था, इंटरस्टिशियल सेल्स के पास गया था, बट टेस्टिस के अंदर आया था। ये दोनों गोनाडोट्रोपिन से गोनड के अंदर आए थे। ठीक है, तो ये आपने क्या सीखा? ऊपर का भी हार्मोनल रेगुलेशन सीखा है, जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच दोनों कैसे ओवरी में आए और एक एक काम में हेल्प करी। जब एक एक काम में हेल्प करी तो यहाँ से एस्ट्रोजन निकला और यहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकला। ठीक है, यानी ये एस्ट्रोजन निकल रहा है, चला गया, फिर एस्ट्रोजन आया, और यहाँ पे कोई प्रोजेस्टेरोन नहीं आया, कॉर्पस ल्यूटियम से फिर प्रोजेस्टेरोन आया। यहाँ से दो हार्मोन आते हैं, मेनली ये आते हैं, एस्ट्रोजन दो जगह से आता है, मेनली यहाँ से आता है। ठीक है, अब हम करते हैं एस्ट्रोजन आया तो उसने किया क्या, प्रोजेस्टेरोन आया तो उसने किया क्या। ठीक है, चलो, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ये सब में एफएसएच का भी रोल है। एफएसएच आगे क्या करता है? प्राइमरी को बोलता है सेकेंडरी बन, सेकेंडरी पर एक्ट करता है बोलता है टर्शियरी बन, टर्शियरी पर एक्ट करता है बोलता है ग्राफियन बन। ठीक है, अब एफएसएच का भी रोल हो गया, और एलएच किसके ऊपर एक्ट करेगा? एलएच एक्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर। तो एफएसएच का रोल हो गया, एलएच का रोल हो गया, एस्ट्रोजन निकल गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकल गए। अब अपन क्या करेंगे? एस्ट्रोजन के बारे में। ठीक है, ये रहा बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, कहाँ से आता है? ओवरी से। एक बारी कहाँ से आया था? ओवरी की
फॉलिक्यूलर सेल्स से, प्लस एक और बारी कहाँ से आता है, कॉर्पस ल्यूटियम से, यानी कितनी बारी आता है, 2 बारी। और फॉलिक्यूलर सेल्स से ही ये कैसे आता है, मेनली मेजर सोर्स क्या होता है इसका पूरी साइकिल में, कॉर्पस ल्यूटियम। चलो ठीक है, एस्ट्रोजन आ गया। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। सबसे पहले आने के बाद क्या करेगा, यहीं पर सीखो, आने के बाद बेटा ये एस्ट्रोजन भी आने के बाद इसको स्टिमुलेट करता है, और एस्ट्रोजन आएगा ये भी स्टिमुलेट करेगा, और एस्ट्रोजन आएगा ये भी बोलेगा फॉलिकल को ग्रो करो, ये भी बोलेगा एग को ग्रो करो। क्योंकि आपको मैंने सिखाया था, सी डिवीजन कहाँ गया, ये रहा बेटा, ये जो ओवरीज होती है ना, ये ओवरीज फीमेल सेक्स हार्मोन्स निकालती हैं, ठीक है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका कुछ बेसिक काम होता है। ये हार्मोन सबसे पहले तो आके जो ओवरी का दूसरा काम होता है oogenesis, ओवरी का दूसरा काम क्या है, oogenesis। सबसे पहले सेक्स हार्मोन्स आगे क्या करते हैं, oogenesis में हेल्प करते हैं, oogenesis को स्टिमुलेट करते हैं। सेक्स हार्मोन सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। दूसरा काम ये क्या करते हैं, जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे इनका मेंटेनेंस करते हैं। सिखाया था ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि डक्ट्स का, आपको एक बार फिर से दिखा देती हूं। देखो हमने किया था, क्या क्या किया था, एंड्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कराता है, सीएनएस पे काम करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, और मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स करता है, जिसमें उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ और उनके फंक्शन का ध्यान रखता है, डक्ट्स का, ग्लैंड्स का, कॉपुलेटरी ऑर्गन का। ठीक वैसे ही फीमेल्स में भी होता है, ये जो सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जाके सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स का मेंटेनेंस करेंगी, डेवलपमेंट का ध्यान रखेंगी, ग्रोथ का ध्यान रखेंगी, इनके फंक्शन का ध्यान रखेंगी, सारे के सारे डक्ट्स का, ग्लैंड्स का, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का टेक केयर करना इनका काम है। इसके अलावा फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहाँ पर जाएंगे, सीएनएस पर, और सीएनएस पर जाके क्या करेंगे, फीमेल लिबिडो को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा इनका काम होता है फीमेल्स की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराना। ये तो बेसिक है, मेल्स में भी याद रखना है, फीमेल्स में भी याद रखना है कि ये 4 काम तो होते ही है, बस इसी को हमने जॉट डाउन करना है, ठीक है। देखो अब हम क्या करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले क्या लिखोगे, एस्ट्रोजन जहां से भी आया हो, आने के बाद क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स oogenesis। सबसे पहले तो प्राइमरी फंक्शन में हेल्प करेगा, एज वेल एज फॉलिक्यूलोजेनेसिस, बिकॉज फीमेल्स में तो बेटा फॉलिक्यूलोजेनेसिस भी हो रहा है ना। फीमेल्स में तो फॉलिकल के अंदर ही एग बन रहा है, यानी फॉलिकल भी ग्रो करता रहेगा और अंदर एग भी ग्रो करता रहेगा। तो एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स oogenesis एंड फॉलिक्यूलोजेनेसिस, यानी एस्ट्रोजन हेल्प करता है प्राइमरी को सेकेंडरी बनने में, सेकेंडरी को टर्शियरी बनने में, टर्शियरी को ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल बनने में, ठीक है। दूसरा ये काम क्या करता है, मेंटेनेंस के अंदर क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गई, ठीक है, फिर फंक्शन हो गया, एटसेट्रा ऑफ सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। और इनके अंदर क्या क्या होते हैं बेटा, डक्ट्स, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, फिर फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो फीमेल के एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन सब की डेवलपमेंट, ग्रोथ और फंक्शन यानी मेंटेनेंस का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। दूसरा फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन ये क्या करेगा, डेवलप्स फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स अलग हैं और बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग हैं, ठीक है, जो बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं, यही हॉर्मोन्स हैं। प्यूबर्टी पर एकदम से क्या होगा बेटा,
प्यूबर्टी पर एकदम से हाइपोथैलेमस क्या करने लग जाएगा, GnRH निकालने लग जाएगा, जिसकी वजह से अचानक से क्या आने लग जाएंगे, FSH और LH आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आएंगे, और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आके बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप कराते हैं। मतलब कि फीमेल की बॉडी में अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आने की वजह से फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाएंगे। बच्चे की जैसे आपको बताया था आवाज सेम होती है, बट प्यूबर्टी के टाइम के बाद से फीमेल और मेल्स की आवाज अलग अलग होने लग जाती है, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होने लग जाता है, उनकी बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाते हैं, जिनको हम हार्मोनल चेंजेस कहते हैं। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, फीमेल्स की बॉडी में फीमेल हार्मोन है तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ जैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेल्स में क्या बोला था, आवाज का तीखापन कम, आवाज भारी ज्यादा। तीखेपन को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो आवाज का तीखापन कम हो गया मतलब पिच कम हो गया। फीमेल में पिच कम नहीं होता, फीमेल की आवाज पतली ही होती है, भारी नहीं होती। तो फीमेल की आवाज पतली है मतलब पिच ज्यादा है, जितनी ज्यादा पतली आवाज उतना ज्यादा पिच। तो हम क्या बोलेंगे, फीमेल में हाई पिच वॉइस किसकी वजह से है, हाई पिच वॉइस फीमेल सेक्स हार्मोन्स की वजह से, इसलिए फीमेल को ये कैरेक्टर मिला। और क्या होता होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्यूबर्टी पे, और क्या चेंजेस आते हैं, जो भी चेंजेस प्यूबर्टी पे आते हैं फीमेल्स की बॉडी में उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। बेटा प्यूबर्टी पे ही GnRH FSH LH आने की वजह से, एस्ट्रोजन आने की वजह से, इन हार्मोन्स की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट होता है प्यूबर्टी पे, ठीक है। सो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑनसेट मतलब बिगिनिंग। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में प्यूबर्टी पे आना स्टार्ट होती है। 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज के बाद से मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट हो जाती है, जो हर मंथ चलती रहती है, एक एक साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके बारे में आप अलग से पूरा टॉपिक सीखोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें एक बार स्टार्ट होने के बाद रिप्रोडक्टिव लाइफ जब तक होती है, जब तक 45 to 50 ईयर्स की एज ना आ जाए, हर मंथ ये साइकिल चलती है, ठीक है। तो ये भी कब शुरू होगा, प्यूबर्टी पे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया। उसके बाद पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड डिलीवरी को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए वाइडर और शैलो हिप्स और पेल्विक गर्डल कह सकते हैं। पेल्विक गर्डल और हिप्स आर वाइडर और शैलो टू असिस्ट इन पार्चुरेशन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड डिलीवरी। तो ये कुछ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन बोन्स एंड मसल्स, ये तुमको एनसीईआरटी में सब मिलेगा, एक एक लाइन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एनाबॉलिक मतलब जुड़ने वाला, कैटाबॉलिक मतलब टूटने वाला, एनाबॉलिक मतलब जुड़ने वाला। एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब जुड़ने वाला इफेक्ट होगा किस पे, बोन्स और मसल्स पे। मतलब मसल बिल्डअप होगी, बोन बिल्डअप होंगी, तो तुम बोलोगे मैम मेल्स में ऐसा होता है, बॉडी मस्कुलर हो जाती है। आपने बताया था कि मेल्स में एनाबॉलिक इफेक्ट आएगा बोन्स और मसल्स पे, तो बेटा फीमेल्स में उनके जितना नहीं होता, पर टूटने थोड़े लग जाता है। ऐसा नहीं बोलोगे तुम कि मेल्स में एनाबॉलिक इफेक्ट होता है और फीमेल्स में कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता। दोनों में एनाबॉलिक होता है। दोनों में प्यूबर्टी के बाद मसल्स और बोन्स थोड़ी बिल्डअप करेंगी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, और दोनों में बोन्स और मसल्स के ऊपर एनाबॉलिक इफेक्ट आएगा। सिर्फ ऐसा होता है कि मेल्स में ये ज्यादा होता है ये इफेक्ट, फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है कि फीमेल्स अचानक से मेल्स मस्कुलर हो रहे हैं, फीमेल्स छोटी होती जा रही है। दोनों मस्कुलर हो रहे हैं, बट मेल्स ज्यादा मस्कुलर होते हैं अपने एंड्रोजन्स हार्मोन्स की वजह से। सो एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन बोन्स एंड मसल्स, ये सारी चीजें कब देखने को मिलती हैं, प्यूबर्टी पे। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये भी किसकी वजह से आती है, एस्ट्रोजन की वजह से आते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा फंक्शन हो गया। चौथा फंक्शन क्या होता है बेटा एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन एक्ट्स ऑन सीएनएस, और सीएनएस पर एक्ट करके ये क्या करता है, एंड कंट्रोल्स फीमेल लिबिडो। जैसे मेल लिबिडो किया था वैसे फीमेल लिबिडो, यानी फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो मेल जितना पार्ट आपने पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करना,
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को हेल्प करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कराना, सीएनएस से लिबिडो को कंट्रोल करना। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो आपको याद रखनी है एस्ट्रोजन के केस में, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हर मंथ ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग फेज आता है, मेंस्ट्रुएशन फेज आता है, जिसको मेंसेस या पीरियड्स कहते हैं। उसमें होता क्या है, यूट्रस जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जिन भी बच्चों को यूट्रस नहीं पता है, देखो अभी मैंने यूट्रस का नाम लिया था, ये देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कुछ डक्ट्स हैं जिसमें यूट्रस, वूम्ब, हिस्ट्रा, वही जो मदर के वूम्ब की बात कर रहे थे, जहां पर 9 महीने के लिए बच्चा रखा होता है, ठीक है, यहीं पर 9 महीने के लिए वो सरवाइव करता है। इस यूट्रस की जो सबसे अंदर की दीवार होती है ना, वो टूट के गिर जाती है। इस यूट्रस की सबसे अंदर की दीवार टूट के गिर जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग या मेंसेस या पीरियड्स होते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, वो इस साइकिल के अंदर होता है। तो वो जो दीवार टूट के गिर गई, वो हर महीने गिरती है और नई दीवार बनती है। हर महीने मेंस्ट्रुएशन होता है और वो नई दीवार बन जाती है। हर महीने जब वो नई दीवार बनती है, तो आपको पता है क्यों बनती है? इस एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ यूटराइन लाइनिंग। यूटराइन लाइनिंग मतलब क्या? यूट्रस की लाइनिंग, यूट्रस की सबसे अंदर की दीवार होती है वो, यूट्रस की इनर मोस्ट वॉल, और इस दीवार का नाम आपको पता है क्या है? एंडोमेट्रियम विच इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ यूट्रस। वो लाइनिंग का नया ग्रोथ, नई फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है? एस्ट्रोजन की वजह से। डायरेक्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। उस टूटी हुई दीवार को दोबारा से किसने बनाया है? एस्ट्रोजन ने बनाया है, ठीक है। ये हुआ बेटा किसका फंक्शन? एस्ट्रोजन का। सिमिलरली हमको किसका फंक्शन करना है अब? प्रोजेस्टेरॉन का। किसका फंक्शन करना है? प्रोजेस्टेरॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर कि प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आया? भाई प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से आया है। ओवरी में कहाँ से आया बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। सब तो मैम ने इतनी बार बोल दिया आपके लिए, अच्छे से क्लास में याद हो ही गया होगा, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आता है बेटा? ओवरी से, और कॉर्पस ल्यूटियम से आता है, एक ही बार आता है, ठीक है। अब आते हैं बेटा, प्रोजेस्टेरॉन को आपको पता है क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन का कॉमन नेम है प्रेगनेंसी हार्मोन। भाई प्रेगनेंसी में कुछ तो इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता होगा ना कि हमने इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोल दिया, है कि नहीं? कुछ तो इतना इंपॉर्टेंट रोल होता होगा कि हमने इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोला। बेटा आपको पता है अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स तक बॉडी में मेंटेन रहता है। ऐसा क्या करता है ये कि 9 महीने प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत होती है प्रेगनेंसी में? इट इनहिबिट्स ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। अभी नाम सीखा तुमने एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम किसको कहते हैं? इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो टूट के गिर गई थी। इसको एक छोटे से डायग्राम से लाइट सा थोड़ा सा सिखाती हूँ। देखो ऐसे यूट्रस होती है बेटा, ठीक है, और ऐसे फैलोपियन ट्यूब लगी होती है, और इसमें ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यहां पर बेटा ऐसे ओवरी लगी होती है, ठीक है। ओवरी के अंदर ही एग बना था और ओव्यूलेशन के बाद फट के निकल गया और यहां पर आके वेट कर रहा था, ठीक है। ओके इतनी बात। यूट्रस की दीवार थोड़ी मोटी होती है, ये पूरी यूट्रस की दीवार है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये एग निकल के यहां पर आया, ये ओवम है, एग है। मान लो स्पर्म भी यहाँ आ जाता है तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फिर यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा और वो जाइगोट इधर आएगा और इसके अंदर चिपक जाएगा और यहीं पर 9 महीने के लिए बच्चा ग्रो करेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, एंडोमेट्रियम तोड़ दी, फिर नई एंडोमेट्रियम बना दी। एस्ट्रोजन ने बोला कि भाई अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे आके चिपकेगा ना बच्चा, जाइगोट फीटस, यहीं पर तो आके एम्ब्रियो चिपकेगा। तो एंडोमेट्रियम को दोबारा किसने बनाया? एस्ट्रोजन ने। एस्ट्रोजन ने बोला नई नई दीवार बनानी बहुत जरूरी है, तभी तो ये जाइगोट यहाँ आके एम्ब्रियो यहाँ आके चिपक पाएगा। तो एस्ट्रोजन ने नई दीवार बनाई जो दीवार टूट गई थी। फिर एस्ट्रोजन ने नई दीवार बनाई कि भाई हमको क्या पता इस महीने फर्टिलाइजेशन होगी कि नहीं होगी। इस फीमेल का
रिप्रोडक्टिव पीरियड चल रहा है, फीमेल का जो भी रिप्रोडक्टिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है, जिस टाइम पर फर्टिलिटी वो शो करती हैं, हर मंथ ये साइकिल चलती है और तैयारी करती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर बच्चे की फॉर्मेशन होगी, तो ये तैयारी चाहिए। अब ये तैयारी हर महीने चलती रहती है, एंडोमेट्रियम टूटती है, नई एंडोमेट्रियम बनती है। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ये यहाँ पर चिपकने के लिए नहीं आया, तो एंडोमेट्रियम निराश होकर टूट जाती है कि ठीक है फिर नेक्स्ट मंथ से ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट मंथ फिर से एंडोमेट्रियम टूट गई, नई एंडोमेट्रियम बनी, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एंडोमेट्रियम टूट गई, फिर नई एंडोमेट्रियम बनी। ये काम हर महीने चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ये थोड़े टाइम यहाँ पर वेट करता है एंडोमेट्रियम। अब बेटा मान लो एंडोमेट्रियम ही टूट गई, तो ये आ भी रहा होगा तो कहाँ चिपकेगा, तो इसीलिए इसके अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम, ये तो ओव्यूलेशन होके एग इधर चला गया और पीछे का कचरा क्या बना लिया था, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एग के जाने के बाद 10-12 दिन 14 दिन के लिए प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। प्रोजेस्टेरॉन बेटा इस दीवार को टूटने ही नहीं देता 14 दिन तक। फिर देखता है 14 दिन तक ये काम अगर नहीं हुआ तो बोलता है अब लगता है इस महीने फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, टूट जाता है। अब तुम सोचो कि मान लो किसी मंथ फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, तो यहां आकर इम्प्लांटेशन हो जाएगी। अगर बेटा प्रोजेस्टेरॉन चला गया तो एंडोमेट्रियम तो टूट जाएगी ना। तो अगर प्रेगनेंसी हुई है तो 9 महीनों के लिए प्रोजेस्टेरॉन कहीं नहीं जा सकता। अगर प्रेगनेंसी हुई है तो 9 महीनों के लिए प्रोजेस्टेरॉन को रहना पड़ेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन चला गया तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, और एंडोमेट्रियम टूट गई तो ये वाला एम्ब्रियो आउट, ये वाला एम्ब्रियो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वो जहां पर लगा हुआ तो वो जगह ही टूट जाएगी, ठीक है। तो मिसकैरेज हो जाएगा। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी हुई है तो 9 मंथ्स तक कौन सा हार्मोन चाहिए ही चाहिए बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में तो ये 9 महीने तक ब्रेकडाउन नहीं होने देता है एंडोमेट्रियम का। हर महीने भी जब इसको पता नहीं है प्रेगनेंसी होने वाली है कि नहीं होने वाली है, तो प्रिपरेशन के फॉर्म में ये 14 दिन तक एंडोमेट्रियम को बना के रखता है। अगर उतने में इम्प्लांटेशन नहीं होती, ये एम्ब्रियो यहाँ आके नहीं चिपकता है, तो प्रोजेस्टेरॉन चला जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम चला जाता है, प्रोजेस्टेरॉन चला जाता है, तो फिर उसकी वजह से एंडोमेट्रियम टूट जाती है और नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखो इनहिबिट्स ब्रेकडाउन को ही तुम क्या कह सकते हो, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम कौन करता है, ग्रोथ कौन करता है, एस्ट्रोजन। फॉर्मेशन कौन करता है, एस्ट्रोजन। बट मेंटेनेंस कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ब्रेकडाउन से कौन बचाता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो एक होता है किसी चीज को बनाना, फिर होता है उस नई चीज का टेक केयर करना, उसकी देखभाल करना, उसकी देखरेख करना। तो एंडोमेट्रियम को बनाया एस्ट्रोजन ने, और बनाने के बाद उसको टूटने से कौन रोक रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। यानी उसको मेंटेन कौन कर रहा है कि वो जैसा बना है वैसा ही रहे, इस तरह से मेंटेन कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के काम में ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िएगा, आपको जगह जगह पे प्रोजेस्टेरॉन के कुछ कुछ काम मिलते रहेंगे। एक काम तो हो गया कि चलो एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देता। दूसरा बेटा, प्रोजेस्टेरॉन एक्ट्स ऑन मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स पे भी काम करता है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये एल्वियोलाई का नंबर बढ़ाता है। एल्वियोलाई मैमरी ग्लैंड्स के अंदर बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें मिल्क स्टोर होता है, और इसीलिए ये मिल्क स्टोरेज में एड करता है, ठीक है। मिल्क स्टोरेज इसकी वजह से इंक्रीज करती है, ठीक है। अब एक और चीज एनसीईआरटी में लिखी होती है कि मैम प्रोजेस्टेरॉन का मिल्क सिक्रीशन में भी कुछ रोल है, मिल्क सिक्रीशन में भी कुछ रोल है। ऑल्दो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही एक्चुअल इजेक्शन ऑफ मिल्क रुकता है। 9 महीनों के टाइम में प्रेगनेंसी में मिल्क फॉर्मेशन तो होती है, मिल्क स्टोरेज तो होती है, पर मिल्क का इजेक्शन 9 महीनों के बाद जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ही होता है। 9 महीनों तक वो मिल्क रिलीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन था। तो 9 महीनों तक प्रोजेस्टेरॉन बना रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन मिल्क की फॉर्मेशन और मिल्क की स्टोरेज तो कराता है, नंबर ऑफ एल्वियोलाई तो बढ़ाता है, डक्ट सिस्टम को तो बढ़ाता है, मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ तो कराता है, बट मिल्क को एक्चुअली सिक्रीट होने से रोकता है।
ठीक है। बट इस चैप्टर में ऐसा कुछ लिखा है कि प्रोजेस्टेरॉन मिल्क सिक्रीशन करता है। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको चैप्टर वाइज बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मिल्क सिक्रीशन लिख के आता है तो आपको यस बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मिल्क सिक्रीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन से और मिल्क से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा ध्यान से आंसर करना पड़ेगा कि किस चैप्टर से पूछ रहा है, तो इस वक्त हम क्या रिस्क उठा सकते हैं। इस पूरे हार्मोन और कब कब कौन से वर्ड पे क्या आंसर कर सकते हैं ये मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सिखाऊंगी, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ चुके होंगे मिल्क से रिलेटेड। तो मैं सारे हार्मोन्स में आपको बताऊंगी सिक्रीशन वर्ड किसके लिए यूज करना है, रिलीज वर्ड किसके लिए यूज करना है, इजेक्शन वर्ड किसके लिए यूज करना है, कौन मिल्क रिलीज को इजेक्शन को रोकता है उसके लिए क्या यूज करना है, मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ में किसका किसका नाम लेना है, ये सारा कुछ एक लेक्चर में डिटेल में हम वहां पे जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा, एक बार आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ। हमने गोनेड्स से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा गोनेड्स एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह हम पढ़ रहे हैं, टेस्टिस और ओवरीज के बारे में, टेस्टिस के बारे में पढ़ा, एंड देन उसका हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से, एंड देन टेस्टिस के स्ट्रक्चर से कैसे कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन कहाँ से किसको रेगुलेट कर रहा है वो पढ़ा। एंड देन वी स्टार्टेड विद द ओवरी, ओवरी के बारे में कॉमन बातें पढ़ी। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी सिमिलरली डिवाइड किया प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, एंड देन हमने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा ताकि इसके भी हार्मोन समझ में आए, GnRH, FSH, LH कैसे काम कर रहे हैं, एस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आ रहा है, एंड देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन and then what are the functions of progesterone. I hope the topic is very much clear to you all. अगर आपको फिर भी कोई भी इसमें पार्ट ऐसा है जो लगता है कि और समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट जितना हमने इस चैप्टर में अभी सीखा है ना एस्ट्रोजन टेस्टिस और ओवरीज के बारे में, ये इस चैप्टर के लिए मोर देन एनफ है। मैंने सारे बेसिक्स उसमें कवर कर दिए। अगर आपको पहले से नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जितनी चीजें अभी कम समझ में आ रही है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर इसलिए मैंने उनका नाम लिया है ताकि वो वर्ड्स आपके लिए फैमिलियर हो जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोनेड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।